सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बॉडी में क्यों रह जाते हैं, क्यों इश्यूज आते हैं, क्यों वो रिटेन्ड रह जाते हैं, इंटीग्रेट क्यों नहीं हो जाते। अब हम बात करें, पहले तो ऐसा कभी नहीं सुना था कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स भी कोई चीज है, या फिर नॉर्मली बच्चे अपने आप डेवलप होते हैं, अपने आप चलना स्टार्ट करते हैं, इश्यूज नहीं आते। तो व्हाई देयर इज अ रीसेंट राइज इन दीज केसेस, क्यों ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं ऑटिज्म के, डेवलपमेंटल डिलेज के, एएसडी, एडीएचडी। अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियो में 60 में से एक बच्चा डेवलपमेंटल डिलेज पे है। एंड आप ये सोचिए, ये वो डाटा है जो कि रिपोर्टेड है, जो डायग्नोसिस हैं, जिनकी असेसमेंट हो चुकी है। अब कितने ऐसे केसेस होंगे जिनकी असेसमेंट्स भी नहीं होंगी या जिनको नहीं नॉलेज होगी और बच्चे चल रहे हैं। तो आउट ऑफ 60 वन किड इज ऑन डेवलपमेंटल डिले और रीजन रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रीजंस फॉर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेंशन? आज के टाइम पे ये पेंडेमिक, अगर मैं बात करूं, दिस इज अ पेंडेमिक, क्योंकि हमारी फ्यूचर जनरेशन खतरे में है, हमारा देश का नहीं, हमारा सभी का फ्यूचर। क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में अगर इसी तरह से डेवलपमेंटल डिलेज बढ़ते रहे, क्योंकि पहले ये जो डाटा था 200 में से एक बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज थे, एडीएचडी और एएसडी बेसिकली मोर। अब वो डाटा आप सोचिए 60 में से एक पे आ गया है। आई डोंट नो व्हाट विल बी इन द फ्यूचर। अब हम आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सारे डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं, एडीएचडी, एएसडी, ऑटिज्म या और कोई इश्यूज आते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दीज, और साथ में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्यों रह जाते हैं। मेनली आज हम बात करेंगे रीजन फॉर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जिससे डेवलपमेंट डिलेज आते हैं। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होता है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होती हैं जो वोम्ब से, जेस्टेशन पीरियड जब बच्चा पेट में है तब से प्रेजेंट होती है, बर्थिंग में हेल्प करती है, जो बर्थिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करती है, और बच्चे की सर्वाइवल में, कि अब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी, उसकी अपनी कोई सोचने समझने और करने की क्षमता नहीं होती, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? इन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की वजह से। जब बच्चे का अपनी बॉडी पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है और विकास होता है, तो ये इंटीग्रेट होते हैं। अगर कहीं पर विकास में या डेवलपमेंट में इश्यूज हैं तो ये रिटेन्ड बॉडी में ही रह जाते हैं और फिर इश्यूज आते हैं। अब जो अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, लाइक आपने माउथ पे स्ट्रोक किया, बच्चा सक करने के लिए अपना माउथ उस साइड करेगा, तो दिस इज अ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स, कि बच्चे को लगता है कि जहां पर भी टच है वो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो दीज आर ऑटोमेटिक इनवॉल्यूंटरी, बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब बच्चे की नेक अप हुई तो हैंड ऐसे हो गए, ठीक है, या फिर हैंड स्ट्रेट हुए तो ऐसे हो गया, तो इनवॉल्यूंटरी, अपने आप उनका कंट्रोल नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज कि इनका काम बर्थिंग में हेल्प करना, सर्वाइवल में हेल्प करना। अब बर्थिंग में कैसे हेल्प करते हैं? अगर मैं बात करूं जेस्टेशन पीरियड में, हम लोग कई बार देखते हैं, मेरी डॉटर आराध्या के टाइम का मेरे पास अभी भी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में शी वाज थम सकिंग, तो दिस इज सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। आप सोचिए 6 मंथ की स्टेज पे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और उसका अल्ट्रासाउंड में थम सकिंग है, तो दैट मीन्स उस टाइम पे सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स उसका एक्टिवेटेड था, तो दैट हेल्प्स इन जेस्टेशन। वोम में भी हेल्प करता है। अब बच्चे की मुट्ठियां ऐसे रहती है, दिस इज पामर ग्रास रिफ्लेक्स। हम कहते हैं बच्चे को किक करना स्टार्ट होती है, किक मारता है, ओ किक फील हुई, किक फील हुई, जहां पर भी ऑडिटरी कुछ बात, पापा की आवाज सुन के किक आ रही है, पापा की आवाज सुन के बच्चा एकदम घूमने लग जाता है, तो दिस इज एटीएनआर एंड स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स। तो
पेट में जब बच्चा होता है, जो उसकी एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। ठीक है, किकिंग, ऑडिटरी इनपुट से बच्चे की मूवमेंट होना पेट में, तो वो सारा प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होता है। अब बर्थिंग में कैसे हेल्प करती है? देखिए, सबसे पहले जैसे ही डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है या डिलीवरी का होता है, तो बच्चे का सबसे पहले एक्टिवेट क्या होगा? एटीएनआर, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, कि हेड मान लो राइट की तरफ घूमा है, ठीक है, तो सेम साइड का हैंड उधर जाएगा, लेग ऐसे हो जाएगी और बच्चा बर्थिंग कैनाल में जाने के लिए पोजीशन ले लेगा। नाउ इट इज द टाइम, एटीएनआर इज एक्टिव और बच्चा घूमकर बर्थिंग कैनाल में आ रहा है। अगर बच्चा ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं आ रहा है या फिर उसके गले में कोड अटक गई है, राइट साइड मूव ना करके उसने लेफ्ट साइड को मूव किया तो गले में कोड फंस गई, तो एटीएनआर प्रॉपर रिफ्लेक्स जो है वो काम नहीं किया, तो वहां पर गड़बड़ आ गई और वो रिफ्लेक्स में इन फ्यूचर इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग, अब बर्थिंग कनाल में बच्चा आया तो अब कौन सा रिफ्लेक्स चाहिए? स्पाइनल गिलांट, उसको बर्थिंग कनाल में से मूव, उसकी बैक पे ऐसे ऐसे सेंसेशन होगी, वो नीचे की तरफ आएगा, तो कौन सा जो है रिफ्लेक्स एक्टिवेट हुआ? स्पाइनल गिलांट। तो स्पाइनल गिलांट का एक्टिवेट होता है और स्टिमुलेट होता है। अब बच्चा नीचे आया, अब बर्थिंग कनाल में से शूट करने के लिए बच्चे को टीएलआर, टोनिक लेब्रिंथाइन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा। जैसे ही बच्चे का सर पहले बाहर आता है, बाहर आता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको ऐसे शूट करता है और बच्चा एकदम से ऐसे और पैर से धक्का मारता है और बच्चा शूट करके एकदम से बाहर आता है, तो दिस इज टीएलआर रिफ्लेक्स। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस बर्थिंग में बहुत हेल्प आउट करते हैं, बर्थिंग प्रोसेस में दे आर नेसेसरी और उनका एक्टिवेट होना भी बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी रिफ्लेक्स सही से काम नहीं कर रहा, बर्थिंग में इश्यू आएंगे और रिफ्लेक्स रिटेन्ड रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो है इंटीग्रेट होने के लिए उनका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर एक्टिवेट नहीं हुए, एब्सेंस ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, तो बच्चे की आप सोचिए एटीएनआर एक्टिवेट नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? बच्चे को रोल ओवर करने में इश्यू आएगा। 3 to 5 मंथ की एज में जो बच्चा पलटी खाता है, ऐसे रोल होता है, उधर इश्यू आएगा। अगर स्पाइनल गिलांट में इश्यू है तो बच्चा बर्थिंग कनाल में से सही वापस बाहर नहीं सरक के नीचे आ रहा, तो बच्चे को क्रॉलिंग में इश्यू आएगा। बच्चे की जो बैलेंसिंग है, क्रॉलिंग है और जो नी वॉकिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। टीएलआर, अगर टीएलआर एक्टिवेट नहीं हुआ, बच्चा एकदम से शूट करके बाहर नहीं आया और बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्सफुली हम लोगों को पुल करना पड़ रहा है, डॉक्टर को बहुत करना पड़ता है, दैट मीन्स टीएलआर इज नॉट एक्टिवेटेड। तो क्या होगा? बच्चे का जो हेड कंट्रोल है अच्छा नहीं रहेगा, बच्चे का बॉडी कोऑर्डिनेशन और बॉडी अवेयरनेस अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, अब कई बार पेरेंट बोलते हैं क्यों रिटेंशन क्यों है, क्यों रह गए हैं वो बॉडी में, वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा नॉर्मल डिलीवरी थी फिर रिटेन्ड क्यों रहे? तो देखिए, मेन रीजन अभी बर्थिंग में मैंने आपको बताया, ये रिफ्लेक्सेस चाहिए। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट होने के लिए एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर बर्थिंग टाइम पे वो एक्टिवेट नहीं हुए तो वो रिटेन्ड रह जाएंगे, उधर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो पहले ही एक्टिवेटेड नहीं है। तो मेन रीजन कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स रिटेंशन का, नंबर वन रीजन प्रीमैच्योर बर्थ, क्योंकि अगर प्रीमैच्योर बर्थ है तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं इनको एक्टिवेट होने का और स्टिमुलेट होने का टाइम नहीं मिला। द सेकेंड रीजन सी सेक्शन, अगर सी सेक्शन से डिलीवरी है तो ये तीनों रिफ्लेक्सेस यूज में नहीं आए, एक्टिवेट नहीं हुए, तो चांसेस आर देयर कि रिटेंशन ऑफ रिफ्लेक्सेस रहेंगे। द थर्ड रीजन, ये तो सारा एक्टिवेशन का हो गया। अब मैं कह रही हूं, मेरा जो, अगर कृष्णव की प्रेगनेंसी की बात करूं, ही वॉज अ फुल टर्म बेबी, मेरा ड्यू डेट था 5th ऑफ जून एंड ये 6th ऑफ जून को हुआ था, तो इट वॉज अ फुल टर्म बेबी। ठीक है, आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, लेबर पेन एंड वही नॉर्मल प्रोसीजर एंड एवरीथिंग वाज गुड, हिज वेट वाज गुड, नथिंग स्ट्रेसफुल। बस थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम पे वी आर इन ए जॉइंट सेटअप, तो थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेसफुल रहा वो सिनेरियो, तो वो इट्स ओके, नॉट दैट मच स्ट्रेसफुल, लेकिन एवरीथिंग वाज प्रॉपर। ठीक है, बट फिर भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस क्यों रह गए?
दैट इज द मेजर कंसर्न। अब वो तो कंसर्न हो गया कि भाई अगर सी सेक्शन है, प्रीमेच्योर बर्थ है, तब अब नॉर्मल केसेस में, अब डिलीवरी वाज नॉर्मल एंड एवरीथिंग वाज फाइन, फिर भी रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस क्यों रह गए? बिकॉज लैक ऑफ मूवमेंट। बच्चे का मूवमेंट में इश्यूज रहे होंगे। हो सकता है कि बच्चे को हम लोगों ने टमी टाइम ज्यादा नहीं दिया, हमने उसको क्रिब में ज्यादा रखा, प्रैम्स में ज्यादा रखा, हमने क्रॉल नहीं करने दिया, ज्यादातर उसको वॉकर में रखा। वॉकर, अगर मैं बात करूं, क्रॉलिंग इज मस्ट 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 फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड ऑल्सो, कि मैंने कृष्ण को क्रॉल कम करने दिया और वॉकर में ज्यादा रखा, जस्ट बिकॉज घर में इतना ज्यादा लोग थे, मुझे डर लगता था कि वो चोट खा लेगा या कुछ है। तो वॉकर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज कीजिए। क्रॉलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्टिवेट हो और फिर वो इंटीग्रेट हो। तो अगर बॉडी मूवमेंट कम है, एक्सपोजर्स कम है, बच्चा बंध के रह रहा है, उस केसेस में भी रिटेंशन ऑफ रिफ्लेक्सेस देखी जाती है। लाइक इन कृष्णा केस अगर मैं बात करूं, ही वाज माय सेकंड बॉर्न और मैं ज्वाइंट सेटअप में रही, तो वर्कलोड रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे यहाँ किचन में मेड इज नॉट अलाउड। अब किचन में मेड नहीं है, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता था, तो व्हाट हैपेंड, मैं उसको मैक्सिमम टाइम प्रैम्स में, अगर जैसे छोटा था, अगर किचन में मैं काम कर रही हूँ तो ही इज इन द प्रैम विद मी, ठीक है। जैसे प्रैम का फेज आया तो उसका रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट, क्योंकि प्रैम में मैं उसको टमी टाइम नहीं दे सकती, अगर उसको रोल ओवर भी करना है तो मैं उसको, कि प्रैम में से गिर जाएगा या प्रैम में उसको अनकंफर्टेबल रहेगा, तो वो रोल ओवर भी नहीं होने दिया मैंने उसको। तो कपड़े धो रही हूँ तो उसको प्रैम में मेरे पास लेटा लिया, क्योंकि रूम में अकेला नहीं छोड़ना है। तो उस केस में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट उसकी रही। फिर उसके बाद जैसे ही प्रैम से बाहर निकाला, वॉकर में, क्योंकि गुड़लिया चलेगा, बेड पे छोड़ूंगी तो दिक्कत, गुड़लिया रहेगा तो सीढ़ियां हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे घर था उस समय, तो वो सीढ़ियों से ना गिर जाए, या फिर तो वॉकर, वॉकर में क्या होता था, अब मैं बैल्कनी में कपड़े धो रही हूँ, वॉकर में घूम घूम रहा है जी, तो क्रॉलिंग वाज मिस्ड, और फिर वो क्रॉलिंग ऑकवर्ड क्रॉलिंग रहा उसका। तो दीज आर द रीजंस कि अगर मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपने बच्चे को ज्यादा एक्सपोजर नहीं दिया। हम लोग बोलते हैं मालिश कीजिए, मालिश तो हम लोग कर रहे हैं, क्या हमने वहां पर वो जो एक्सरसाइजेस कराते हैं बच्चे को, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर तक अगर हम लोग बात करें, वो बच्चे का हम लोग कराते हैं ऐसे लेग से करा के, और मतलब अब समझ में आता है कि वो मिड लाइन क्रॉसिंग है, दैट हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स। बॉडी अवेयरनेस के लिए जरूरी है, और मूवमेंट के लिए, ज्वाइंट्स प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी नीड दैट एक्सरसाइज, जो मालिश करके हम लोग बच्चों को कराते हैं। अगर वहां पर भी, क्योंकि आराध्या की तो मैंने बहुत मालिश करी है, बहुत एक्सरसाइज कराई है, फर्स्ट बॉर्न ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सेकेंड बॉर्न ऐसे ही पल जाते हैं, कहा तो ऐसे ही जाता है, मेरा भी ऐसे ही पल गया, लेकिन फिर वो इश्यूज आए बाद में। तो देन आई रियलाइज मालिश तो मैंने की, बट मालिश के साथ वो एक्सरसाइजेस आर रियली इंपॉर्टेंट दैट आई मिस्ड, क्योंकि घर में काम, और फिर उसके बाद कोरोना, कोरोना के बाद तो भैया सब सब उथल पथल। तो दिस इज द सेकेंड मेन रीजन कि हम लोगों ने बच्चे की फिजिकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया, या फिर उसकी प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हुई। तो हम लोगों ने क्या करना है, जब बर्थिंग इज ओके, जब भी बच्चा बर्थ ले रहा है उसकी मूवमेंट्स पे जरूर ध्यान देना है। रोल ओवर, अगर बच्चा खुद नहीं कर रहा है, फिजिकल सपोर्ट देके हम लोग उसको रोल ओवर करा सकते हैं। उसको रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार, क्योंकि दिस इज द रीसेंट रिसर्च बाय डॉक्टर रॉबर्ट मलिलो, कि हम लोग जब तक रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, एक्टिवेशन नहीं होगा, वो रिटेंशन रहेगा, क्योंकि वो इंटीग्रेट होंगे ही नहीं। एक्टिवेट करना, किसी चीज को लाना जरूरी है उसको भगाने के लिए। अगर एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस हैं तो भी बच्चे को डेवलपमेंट डिले है। आप उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो पहले एक्टिवेट करना, जो उस रिफ्लेक्स की मूवमेंट्स हैं उनको मिमिक करना, ठीक है, ताकि वो एक्टिवेट हो, वो प्रोसेस स्टार्ट हो और वो इंटीग्रेट हो। जितना ज्यादा आप उसको एक्टिवेशन वाला एक्टिविटीज मूवमेंट्स कराएंगे, उतना जल्दी वो इंटीग्रेट होगा। इस पे मैं इन डिटेल फ्यूचर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो द टू मेन रीजंस कि प्रीमेच्योर बर्थ और ये सी सेक्शन, द सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स। हम लोगों ने बच्चे को मूवमेंट्स इतना नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं
वो रिटेन्ड रह गए हैं। द थर्ड फैक्टर इज, क्योंकि कई बार क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, मेटल टॉक्सिसिटी है, वो तो सब टाइम पे है। मोबाइल की जो वाइब्रेशंस हैं या वाईफाई की जो वाइब्रेशंस हैं, दैट हैम्पर्स ब्रेन हेल्थ, जो कि वो बाय जेस्टेशन, बच्चा पेट में है तभी हो रहा है। द नेक्स्ट रीजन इज लेट पेरेंट, मतलब लेट प्रेगनेंसीज। पहले क्या होता था, बच्चे 20s में शादी हो रही है, 25 तक तो बच्चे हो गए। आजकल क्या हो रहा है, 30 में मैरिज हो रही है, 35 के बाद बच्चे हो रहे हैं। तो उस सिनेरियो में भी जो है डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं और रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस, क्योंकि बच्चे का जो कहते हैं ना, माँ के पेट में जो दिमाग बनता है या जो डेवलपमेंट होता है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। So if you find this video useful, keep liking, keep sharing, keep subscribing. Thank you so much.